10,000 फीट की हाइट पे एक प्लेन उड़ रहा है और अगले 20 मिनट में ये प्लेन लैंड करने वाला है। फ्लाइट में बैठे 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को इस बात का भनक तक नहीं है कि उनके पिछले वाले सीट पे एक हाईजैकर बैठा हुआ है, वो भी एक बॉम्ब के साथ, जो एक ही धमाके में पूरे प्लेन को उड़ा देने का ताकत रखता है। उनमें से किसी को पता नहीं था कि अगले 20 मिनट में उनके साथ क्या होने वाला है। एक इंसान 10,000 फीट की हाइट से $2 लाख कैश लेके एक पैराशूट के सहारे प्लेन से जंप लगाता है, वो भी एक अंधेरी रात में जब बाहर के तापमान माइनस में था। और यही जंप दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड केस बन जाता है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लगातार 45 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस इंसान का कुछ भी पता नहीं लगा पाता और 45 साल के बाद मजबूरन इस केस को बंद करना पड़ जाता है। बात कर रहा हूँ मैं दुनिया का एक ऐसे अनोखे हाईजैकर की जिसका कारनामा 55 साल बाद भी आज के मॉडर्न एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी एक मिस्टीरियस केस बन के रह गया। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मिस्टर देवनाथ चैनल का एक और नया वीडियो। 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घड़ी में उस वक्त दोपहर के 2:50 हो रहे थे। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का फ्लाइट नंबर 305 जो पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस अभी टेक ऑफ किया ही था। डेस्टिनेशन था लगभग 208 किलोमीटर दूरी पर मौजूद टेकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस आधे घंटे का फ्लाइट था, फिर भी इस फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एविएशन हिस्ट्री में एक अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस केस बन के रह गया। दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI ने भी 45 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मजबूरन इस केस को बंद करना पड़ा। दोपहर 2:50 में प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तब सब कुछ नॉर्मल था। सभी लोग अपना अपना जर्नी एंजॉय कर रहे थे। प्लेन के उड़ने के लगभग 10 मिनट बाद यानी 3 बजे जब प्लेन ने 10,000 फीट की हाइट को अचीव कर लिया था, तब प्लेन के लास्ट सीट पर बैठे एक पैसेंजर्स ने एयर होस्टेस को बुलाया और एक फोल्ड किया हुआ कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया। एयर होस्टेस फ्लोरेंस स्काफनर, जो कि एक 23 साल की यंग लड़की थी, उसको लगा कि शायद ये आदमी एक बिजनेसमैन है और वो इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, क्योंकि वो आदमी दिखने में भी एक सूट बूट पहना हुआ जेंटलमैन लग रहा था। फ्लोरेंस ने इस मैटर को इग्नोर करते हुए उस नोट को बिना पढ़े ही अपने पास रख लिया। फिर वो आदमी धीरे से बोलता है, मैडम, मुझे लगता है आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसे यूज़ करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठिए और हाँ, याद रखिए आप लोग हाईजैक हो चुके हैं। ये बात सुनते ही फ्लोरेंस घबरा जाती है और वो नोट पढ़ने लगती है। उस कागज़ का नोट में साफ साफ लिखा था कि मुझे $2 लाख कैश में चाहिए और 4 पैराशूट चाहिए। हालांकि फ्लोरेंस घबरा गई थी, फिर भी उसने पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं किया। वो उस आदमी का कहना मानकर उसके पास बैठ जाता है। तभी वो आदमी अपना सूटकेस थोड़ा सा खोलकर फ्लोरेंस को दिखाती है, जिसके अंदर 8 लाल रंग के स्टिक्स थी और जो कुछ तारों के साथ जुड़ा हुआ था और दिखने में एकदम असली बॉम्ब ही लग रहा था। सूटकेस को दिखाने के बाद वो आदमी फ्लोरेंस को बोलता है कि वो कॉकपिट में जाए और कैप्टन को उसके डिमांड के बारे में बताए। उस आदमी के इंस्ट्रक्शन को मानते हुए फ्लोरेंस कॉकपिट में जाती है और सबको उस सिचुएशन के बारे में बताती है। इस खबर को सुनते ही प्लेन के कैप्टन विलियम स्कॉट ने तुरंत सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि उनका डेस्टिनेशन था, वहाँ पे कांटेक्ट करता है और प्लेन के सिचुएशन के बारे में उनको इन्फॉर्म करता है। सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत ही ये मैसेज को एयरलाइन हेडक्वार्टर, लोकल पुलिस और FBI को फॉरवर्ड करता है। जैसे ही ये हाईजैक का इन्फॉर्मेशन कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंचा, तभी कंपनी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोप को इस केस के बारे में बताया गया और अब से आगे क्या करना है क्या नहीं, ये सिर्फ डोनाल्ड नायरोप के हाथ में ही था। और वहाँ दूसरी ओर प्लेन के कैप्टन ने ATC से कांटेक्ट करके सीट नंबर की मदद से उस पैसेंजर का आइडेंटिटी निकलता है। उस पैसेंजर का नाम था डैन कूपर। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. वो हाईजैकर डैन कूपर का डिमांड बहुत ही सिंपल और क्लियर था। सबसे पहला डिमांड उसको $2 लाख कैश में चाहिए
वो भी $20 का नोट। दूसरा डिमांड, उसको 4 पैराशूट चाहिए। तीसरा डिमांड, फ्लाइट जब सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा तब फ्लाइट को एयरपोर्ट में एक खाली जगह पे रखना पड़ेगा, वो भी सारे लाइट ऑफ करके। चौथा डिमांड, एयरपोर्ट पर एक फ्यूल ट्रक को स्टैंड बाई पे रखा जाएगा ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े तो फ्लाइट में रिफ्यूलिंग की जा सके। और जब तक इन सारे चीज़ों का इंतज़ाम नहीं हो जाता तब तक प्लेन लैंड नहीं करेगा। हाईजैकर डैन कूपर का डिमांड को एयरलाइन प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोप मान जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये हाईजैकिंग का खबर बाहर आए और उनकी कंपनी का नाम खराब हो। नायरोप ने कैप्टन को बस ये कहा कि ये सब रेडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। उधर प्लेन के अंदर एयर होस्टेस फ्लोरेंस डैन कूपर के पास वापस आई और कहने लगी कि आपका डिमांड को एटीसी में इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसके कुछ देर बाद फ्लाइट के एक दूसरी अटेंडेंट टीना मैक्लो आके डैन कूपर के पास बैठ जाती है। कूपर टीना मैक्लो के साथ एकदम नॉर्मल बातें करने लगता है, जैसे कि प्लेन में कुछ हुआ ही ना हो। प्लेन में इतना कुछ चल रहा था, लेकिन प्लेन के बाकी पैसेंजर्स को कुछ भी खबर नहीं था कि वो एक प्लेन हाईजैकिंग के होस्टेज बने हुए हैं। वहाँ दूसरी ओर ग्राउंड में एकदम हड़कंप मचा हुआ था। डैन कूपर को देने के लिए सिएटल फर्स्ट नेशनल बैंक से $2 लाख का कैश मंगाया गया, वो भी सब $20 के नोट। लेकिन यहीं पे FBI ने बड़ी चालाकी से सारे नोटों का सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिया और सभी नोटों का माइक्रोफिल्म यानी एक तरीके के फ़ोटो खींच के रखा ताकि फ्यूचर में उसे ट्रैक की जा सके। और एयरपोर्ट पे एक फ्यूल ट्रक को स्टैंड बाई पे रखा गया और पास के एक डाइविंग स्कूल से पैराशूट्स भी मंगाए गए। जब तक ये सारे चीज़ रेडी हो रहे थे तब तक प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट के ऊपर ही गोल गोल घुमाया जा रहा था और प्लेन में बसे बाकी पैसेंजर्स को ये इन्फॉर्म किया गया कि प्लेन में कुछ माइनर टेक्निकल खराबी आ गई है, जिसके वजह से वो गोल गोल घूम रहे हैं और बहुत जल्द ही वो सुरक्षित लैंड करने वाले हैं। और फाइनली शाम के 5:39 पर सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन ने लैंड किया। बस आधे घंटे ड्यूरेशन वाला फ्लाइट को नीचे आते आते 2 घंटे 50 मिनट लग गए थे। प्लेन लैंड होने के बाद प्लेन को एयरपोर्ट के एक अंधेरे हिस्से में पार्क किया गया। FBI वाले ने स्नाइपर्स तो रेडी रखे थे, पर कूपर ने लैंड होने से पहले ही फ्लाइट के सारे विंडोज़ पर कार्टेल लगा दी थी ताकि अंदर का कुछ भी विजुअल्स बाहर ना आए। इसके बाद हाईजैकर डैन कूपर की ऑर्डर से टीना मैक्लो प्लेन के सीढ़ियों के पास आई और बाहर से दी हुई पैराशूट्स और पैसे का बैग लेकर प्लेन के अंदर चली गई। पैसा और पैराशूट को चेक करने के बाद डैन कूपर ने 4 क्रू मेंबर इंक्लूडिंग टीना मैक्लो को छोड़ के बाकी सारे पैसेंजर्स और एक क्रू मेंबर को बाहर जाने का इजाज़त दिया। सिएटल एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद FBI वाले ने काफ़ी चालाकी से प्लेन को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन अंत में वो सफल नहीं हो पाए और लास्ट में प्लेन को रिफ्यूल करके 7:36 में डैन कूपर ने 4 क्रू मेंबर के साथ फिर से टेक ऑफ किया। पर इस बार का डेस्टिनेशन कूपर के अकॉर्डिंग था। उसने साफ इंस्ट्रक्शन दी, प्लेन को मेक्सिको ले जाया जाए और स्पीड होगा 170 नॉट, जो कि बहुत कम है, और अल्टीट्यूड लगभग 10,000 फीट का होना चाहिए और प्लेन का लैंडिंग गियर पार्शियली डाउन होना चाहिए और फ्लैप्स 15 डिग्री होना चाहिए। इन्हीं सेटिंग्स के साथ प्लेन उड़ रहा था। फिर डैन कूपर ने टीना मैक्लो को ऑर्डर दिया कि वो कॉकपिट के अंदर चली जाए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले और किसी भी सिचुएशन पे वो बाहर ना आए। और अब प्लेन के रियर केबिन में कूपर अकेला था। प्लेन टेक ऑफ करने के करीब 34 मिनट बाद यानी 8:13 पे प्लेन के कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट चला कि प्लेन के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। और इसी वक्त कूपर ने पैसे का बैग लेकर प्लेन का पीछे का दरवाज़ा से कूद जाता है। फ्लाइट के डायरेक्शन और टाइमिंग से अंदाज़ा लगाया गया कि डैन कूपर ने जिस लोकेशन पर जंप किया होगा वो साउदर्न वाशिंगटन के लुइस रिवर के आसपास का इलाका होगा। जब उसने जंप किया तब बाहर का वेदर काफ़ी ख़राब था। तेज़ बारिश और तूफान के साथ टेम्परेचर लगभग माइनस पे था। 10,000 फीट की हाइट से एक नदी और घने जंगल वाला इलाके में इतना ख़राब मौसम के टाइम अगर कोई जंप करे तो उसका सर्वाइवल का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। फिर भी FBI ने तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम दिया था नॉर्जक ऑपरेशन, जो आज तक का वन ऑफ द बिगेस्ट सर्च ऑपरेशन था। 1972 की शुरुआत में FBI ने वाशिंगटन के एरियल और वुडलैंड जंगलों में आर्मी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया।
उन्होंने हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स और यहाँ तक कि बाइनोकुलर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन लोगों को ना तो कूपर का पैराशूट मिला और ना ही उसका कोई कपड़ा। सबूत के नाम पे उनके हाथ में सिर्फ प्लेन से मिली 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स, कुछ सिगरेट के टुकड़े और एक ब्लैक टाई मिला जो कि कूपर का था। सभी जगह से खामोशी हाथ लगने के बाद FBI ने उन सारे नोटों का सीरियल नंबर निकाला जो कि उन्होंने डैन कूपर को दिया था। उन नोटों के सीरियल नंबर को पूरे देश के बैंक, कसिनो और बड़े बड़े दुकानों में दिया गया और $1000 का इनाम भी रखा कि अगर उन सभी नोटों में से किसी एक नोट का भी अगर कोई पता लगा दे तो उसको $1000 इनाम में दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद कई साल गुजर गए, एक भी नोट का कोई खबर नहीं आया। फ्लाइट अटेंडेंट टीना मैकलो और फ्लोरेंस स्काफनर की हेल्प से FBI ने डैन कूपर के कई सारे स्केच बनवाए और इस स्केच को पूरे देश में बांटे। लेकिन कई साल गुजर गए, फिर भी कूपर का कोई पता ही नहीं चला। स्केच के साथ मिलता जुलता कुछ लोगों के साथ जिन जिन लोगों पर FBI का डाउट हुआ, सभी को मिलाकर करीब 800 लोगों को एक एक करके पूछताछ की गई, क्रॉस एग्जामिन किया, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। एक और इंटरेस्टिंग बात, आपको पूरे इंटरनेट के अंदर इवन FBI के रिपोर्ट में भी उस हाईजैकर का नाम DB कूपर लिखा हुआ मिलेगा, डैन कूपर नहीं। दरअसल हाईजैकिंग के तुरंत बाद पोर्टलैंड के एक आदमी जिसका नाम DB कूपर था, पुलिस ने शक के चलते उस आदमी से पूछताछ किया और वही के एक लोकल रिपोर्टर ने पुलिस के सोर्सेस की मदद से एक न्यूज़ रिपोर्ट छपवा दी जहां पे वो गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर बोल के लिख दिया और वही से हाईजैकर का नाम डैन कूपर से DB कूपर बोल के फेमस हो गया। कई साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FBI ने इस बात का पता ही नहीं लगा पाया कि उस रात DB कूपर ने सर्वाइवल किया था या नहीं। अगर उसने सर्वाइव किया होगा तो वह अब कहाँ गायब हो गया इतना पैसा लेकर, और अगर नहीं किया है तो उसका पैसा और उसका डेड बॉडी कहाँ चला गया। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लगी FBI को 1980 में एक खबर आई। ब्रियान इंग्राम नाम का एक 8 साल के बच्चे को कोलंबियन रिवर के पास से कुछ नोट मिला जिन नोटों का सीरियल नंबर DB कूपर को दिया हुआ नोट से मैच करता है। इस बात का पता लगाने FBI जब कोलंबियन रिवर के पास उस लड़के के पास पहुंचा, तब उन्हें उस लड़के से $20 के 3 बंडल नोट मिले जहां करीब $5800 था और उन सभी नोटों का सीरियल नंबर DB कूपर को दिया हुआ नोट से मैच करता है। और आज तक यही नोट ही इस केस का इकलौता फिजिकल एविडेंस बन के रह गया। हाईजैकिंग के बाद करीब 45 साल तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, फिर भी दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI ने इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया और फाइनली 2016 के जुलाई महीने में FBI ने इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया। और इसी तरह ये DB कूपर का प्लेन हाईजैकिंग का केस आज तक की एविएशन हिस्ट्री का एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गया। आज भी दुनिया के किसी भी एजेंसी, किसी भी इंसान को इस बात का पता ही नहीं है कि DB या फिर डैन कूपर असल में कौन था, कहाँ से आया था, क्या करता था और DB कूपर अब कहाँ है। और बाकी बचे वो $1,94,200 आज भी दुनिया के किसी बैंक, दुकान, कैसीनो या फिर कहीं भी उस नोट का सीरियल नंबर मैच नहीं हुआ। डेट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको आज के ये मिस्टीरियस प्लेन हाईजैकिंग का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे इस चैनल मिस्टर देवनाथ को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।